देखो बच्चों, अब तीसरा पार्ट करते हैं। कौन सा तीसरा? पहला पार्ट कर लिया था, दूसरा पार्ट अभी कर लिया है, तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं। NGM1O यूरिन में NG से क्या तात्पर्य? नैनोग्राम। मेराडोना बेन जॉनसन नामक खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत किस रसायन के सेवन के कारण प्रतिबंध किए गए हैं? नॉनड्रोनोट्रोलोन। IOC ने महिलाओं और पुरुषों के लिए नॉनड्रोलोन का कट ऑफ लेवल क्या निर्धारित किया गया? पुरुषों के लिए 2 NG/ml, महिलाओं के N NG/ml किया गया। डोपिंग में किसको वेट रिडोइंसिस ड्रग्स कहा जाता है? डायोरेटिक्स को कहा जाता है। महिला खिलाड़ी अपने मासिक धर्म को खेल के दिन न हो उससे पहले हो जाए, उसके लिए किस ड्रग्स का प्रयोग करते हैं? डायोरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बाहर से संबंधित खेलों में कौन कौन सा डोपिंग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? डायोरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ब्यूमेटानाइट, क्लोरोथाटिडोर, ट्राइमटेरिन आदि रसायन किस के अंतर्गत आते हैं? डायोरेटिक्स के अंतर्गत है। सिर्फ पुरुषों के लिए प्रतिबंध है। कोरियोनिक और कोरियोनिक तगोनेड्रोटिबिक। कौन सा प्रतिबंध रसायन बोन मेरो के स्टेम कोशिका को RBC बनाने के लिए उत्तेजित करता है? एरिथ्रोपोइटिन करता है। एंडोयूरेंस खेल वाले धावक किसका प्रयोग करते हैं? एरिथ्रोपोइट का प्रयोग करते हैं। कौन सा रसायन RBC के उत्पादन की दर को बढ़ाता है? एरिथ्रोपोइटिन पदार्थ बढ़ाता है। टूर द फ्रांस साइकिलिंग रेस 2009 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला धावक पर पदक किस प्रतिबंध दवाई के सेवन की वजह से वापस ले लिया गया था? एरिथ्रोपोइटिन। बॉडी बिल्डर मांसपेशी की वृद्धि के लिए कौन से पदार्थ का सेवन करता है जो प्रतिबंध है? इंसुलिन का। एक खिलाड़ी द्वारा प्रतियोगिता से लगभग 1 महीने पहले 1 या 2 यूनिट रक्त स्टोर करने के पश्चात उसी रक्त को प्रतिक्रियाओं से 1 या 2 दिन पहले पुनः शरीर में डलवाने की विधि को क्या कहा जाता है? ब्लड डोपिंग कहा जाता है। ठीक है। खिलाड़ियों द्वारा रक्त में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ाने के लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? जिसे प्लाज्मा एक्सपेंडर कहते हैं। इसे RBC तथा एल्बुमेक्स जीलोक्यूलिन कहा जाता है। खिलाड़ी द्वारा मूत्र थैली से खास ट्यूबर द्वारा मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया जिससे कि डोप टेस्ट के लिए मूत्र का नमूना ना मिले तो यह विधि कहलाती है एथेराइजेक्शन। खिलाड़ी द्वारा डोप टेस्ट से पहले सूत्र के नमूनों को बदल देना क्या कहलाता है? एथेराइजेक्शन। उस रसायन पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके सेवन से रक्त दाब तथा स्ट्रोंग वुल्फ कम हो जाता है? बीटा ब्लॉकर्स। डोप परीक्षण के लिए
मूत्र के नमूने को किस विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक। एक खिलाड़ी को अपने प्रतियोगिता के कितने समय पश्चात डोप केंद्र में ड्रॉप परीक्षण के लिए उपलब्ध होना पड़ता है? 1 घंटे के अंदर होना पड़ता है। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते थे? हेमाटोमा कहा जाता है। चमड़ी व मांसपेशियों का कट जाना क्या कहलाता है? लेरेशन कहा जाता है। क्या? लेरेशन। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहा जाता है? एब्रेशन कहा जाता है। चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांत में SAID से क्या तात्पर्य? स्पेसिफिक एडवांस इन पोस्ट डेवलपमेंट। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है। डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? मूत्र का। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचाती है? जटिल अस्थि भ्रंश। वे साधन वह प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन सुधार होता है। एर्गोजेनिक एड्स। वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं मुड़ जाती है? स्ट्रेक। कौन सी? स्ट्रेक। वह कौन सी अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है? कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कौन सी? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। घाव कितने प्रकार होते हैं? घाव के 4 प्रकार होते हैं। खेल चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति हुई है यूनान में। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय कहते हैं हिप्पोक्रेट्स को जाता है। खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा में खेल चिकित्सा का कार्य होता है। खेलों से पूर्व प्रशिक्षण के समय, प्रतियोगिताओं के समय खेल चिकित्सा संबंध है खिलाड़ियों के बचाव में, स्वास्थ्य की देखभाल में। खेल चिकित्सा दल में शामिल होते हैं सामान्य चिकित्सा, कायिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। खेल चिकित्सा परिचित होता है सामान्य चिकित्सा सिद्धांतों से, आहार एवं कार्य चिकित्सा के सिद्धांतों से, खेल स्वास्थ्य विज्ञान के सिद्धांतों से। खेल चिकित्सा कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया? सेंट मोरिज और स्विट्जरलैंड में किया गया। उस प्रशिक्षण का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें अभ्यास भिन्न अवधि भिन्न तीव्रता के आधार पर किया जाता है? पिरामिड ट्रेनिंग। कौन सा? पिरामिड ट्रेनिंग। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें उच्च तीव्रता के बराबर या प्रतियोगिता के स्तर के बराबर स्ट्रेस दिया जाता है? जिसे क्या कहते हैं? टेम्पोलप ट्रेनिंग। पिरामिड ट्रेनिंग को शुरू करने का श्रेय किस देश की लंबी दूरी के दौड़ों ने प्राप्त किया था? रूस की। कन्टिन्यूअस रिले ट्रेनिंग तकनीक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पैरालप ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। उस प्रशिक्षण को क्या कहते हैं जिसमें अधिकतम ताप पर ट्रेनिंग दी जाती है? हीट ट्रेनिंग। क्या? हीट ट्रेनिंग। वह एक धावक द्वारा मांसपेशी पीड़ा, मांसपेशी सूजन तथा मांसपेशी संकुचन के दौरान स्ट्रेच होने की स्थिति में क्या कहते हैं? मसल सोरेशन कहते हैं। मसल सोरनेस कहते हैं। मांसपेशी में एक अधिकतम सीमा से भी अधिक तनाव आ जाए या खिंच जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मसल पुल कहते हैं। कोनिका हड्डी से जुड़ती मांसपेशी में अत्यधिक स्ट्रेस आ जाए ओवरयूज के कारण इस चोट को कहते हैं टेनिस एल्बो। किसी शारीरिक क्रिया को करते समय
मांसपेशी में क्रैम्प आने के कारण क्या होता है? अत्यधिक गर्म वातावरण में अभ्यास करने के कारण ग्लाइकोलाइटिक की कमी होना तथा रक्त का संचरण संकुचन, मांसपेशियों तक पर्याप्त न पहुंच पाना तथा मिनरल्स जैसी पोटेशियम तथा मैग्नीशियम की मांसपेशियों की कमी आ जाना। शारीरिक अभ्यास करते समय अचानक पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना या पेट की मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाना क्या कहलाता है? स्ट्रेस। बार बार अभ्यास के कारण ओवरियस टेंडन के तंतुओं में सूजन, सख्त छोटा होना हो जाना क्या कहलाता है? टेंडन आइटिस। जोड़ के तरल पदार्थ वाले क्षेत्र की मांसपेशियों में सूजन व दर्द से संबंधित चोट को क्या कहते हैं? आइनोवाइटिस कहा जाता है। खेलों में टेंडन आइटिस नामक चोट सबसे अधिक किस टेंडन में होती है? एचिलिस टेंडन में होती है। जोड़ के पास लिगामेंट के अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने को क्या कहा जाता है? स्प्रेन कहा जाता है। मांसपेशी या टेंडन की अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खिंच जाने की चोट को क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। चौथा लंबर वर्टिब्रा के पांचवें लंबर वर्टिब्रा पर या पांचवें लंबर वर्टिकला के पहले सेकुलर वर्टिकल स्लीप करने को कौन सी इंजरी कहते हैं? इपोंडिलोलिस्थेसिस तथा स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। बाहरी जोरदार प्रवाह से मांसपेशियों और त्वचा के बीच रक्त का इकट्ठा होना हेमाटोमा कहते हैं। हेमाटोमा। जोड़ के पास टेंडन और साइनोवियल्स क्षेत्र में सूजन आ जाए तो क्या कहते हैं? टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। गर्दन के मेरुरज्जु में डिस्क के खिसक अथवा दर्द होने की चोट को क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। कमर के दर्द को किस नाम से जाना जाता है? बैक एक्सेस के नाम से जाना जाता है। किसी खिलाड़ी के क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी में कंटूजन हो जाए तो उस वैज्ञानिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? चार्ली हॉर्स के नाम से जाना जाता है। जब घुटने का फ्लेक्शन मूवमेंट अवरुद्ध हो जाए तो इस चोट को क्या कहते हैं? मायोसाइटिस कहते हैं। एंटी के नीचे की मांसपेशियों के ठूकने के कारण उसमें तरल पदार्थ जम जाए तो इस चोट को क्या कहते हैं? ब्रूसाइटिस कहते हैं। मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने को क्या कहा जाता है? मार्स फ्रैक्चर कहा जाता है। किसे मार्स फ्रैक्चर कहा जाता है? अभी करते हैं आगे। वह ओवरयूज इंजरी जिसमें पैर के नीचे के तलवे की मांसपेशी में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लांट फ्लाइटिक कहते हैं। वह ओवरयूज चोट जिसमें टीबिया हड्डी से जुड़ी हुई मांसपेशियों में दर्द व सूजन रहे तो उस चोट को क्या कहते हैं? एंटीरियल लेग पेन कहा जाता है। एंटीरियल लेग पेन कहा जाता है। एंटीरियल लेग पेन को और किस नाम से जाना जाता है? सीन पेन के नाम से जाना जाता है। किस कैनेडियन को खेल चिकित्सा का पितामह कहा जाता है? डॉक्टर जेसी कैनेडियन को कहा जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चिकित्सा की मुख्य संस्था कौन सी है? फेडरेस इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव कहा जाता है। खेल चिकित्सा की अंतर्राष्ट्रीय एकेडमी कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी मेडिको स्पोर्टिव का उद्देश्य है खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा खिलाड़ियों को इसके लाभ पहुंचाना। खेलों में खेल चिकित्सा के महत्व है।
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना, कार्य क्षमता के आधार पर खाद्य योजना बनाना, वांछित सुधारों के लिए प्रशिक्षण योजना बनाना। खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स प्रयोग करने का कारण है यश, प्रशंसा एवं सम्मान, स्पर्धाओं में उत्तम प्रदर्शन तथा स्पर्धाओं में विजय प्राप्त करने की लालसा। मादक पदार्थों का खिलाड़ी के लिए क्या उपयोग प्रभावित करता है? शारीरिक उत्तेजना और मानसिक उत्तेजना। व्यक्ति पर मादक पदार्थों का हानिकारक प्रभाव है। संयोगों पर नियंत्रण का अभाव, बेचैनी अनुभव, महिलाओं में पुरुषों तत्व के गुण विकसित होना। 1988 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में मादक पदार्थ सेवन करने पर दंडित खिलाड़ी है बेन जॉनसन। कौन से? बेन जॉनसन। रक्त डोपिंग के कुप्रभाव में है HIV, रक्त थक्कों का बढ़ना। खिलाड़ियों द्वारा कृत्रिम रूप से क्षमता बढ़ाने के साधन है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, रक्त डोपिंग। मादक पदार्थों या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले दोषी खिलाड़ी हैं माइक टाइसन बॉक्सिंग, बेन जॉनसन एथलेटिक्स, सीमा अतिंग एथलेटिक्स। एर्गोजेनिक एड्स का क्या अर्थ है? जो खिलाड़ियों या व्यक्ति के शरीर उत्पादन करती है, प्रयोग अथवा पुनर्प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है एवं खेल क्षमता का वास्तविक प्रभाव डालती है। एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार हैं पोषणात्मक, मनोविज्ञानात्मक, औषधात्मक और शरीर क्रियात्मक। भोजन पोषक के अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एर्गोजेनिक एड्स कहलाते हैं। पोषकात्मक और एर्गोजेनिक एड्स खिलाड़ी की खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले तत्वों, व्यक्तियों की क्रियाकलापों को कहा जाता है एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है। पोषात्मक एर्गोजेनिक एड्स किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं? गोलियों में, तरल इंजेक्शन में। पोषात्मक एर्गोजेनिक ग्रहण करने का खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? सीधे और तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी चुस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया, तेज चुस्ती आ गया। और फुर्ती प्रदान करते हैं। शारीरिक प्रदर्शन को शरीर में उपस्थित घटकों की मात्रा में बाधित परिवर्तन करते हैं। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति बढ़ाते हैं। सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति, तेजी, चुस्ती पुस्ती प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, क्रेटमीन व विटामिन्स व जड़ी बूटियाँ। शारीरिक प्रदर्शन के लिए शरीर में उपस्थित घटकों में वांछित परिवर्तन करने वाला पदार्थ है प्रोटीन, क्रोमियम और वेनेडियम। खोई हुई शक्ति की प्राप्ति की गति बढ़ाने वाले पदार्थ हैं तरल है कार्बोहाइड्रेट व विटामिन व खनिज तथा जड़ी बूटियाँ। मनोविज्ञानात्मक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं सम्मोहन व मानस दर्शन। यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स के उदाहरण हैं हल्के जूते, विशेष प्रकार के कपड़े, धातु मिश्रण से बने उपकरण। खेल क्षमताओं को बढ़ाने वाले औषधि हैं स्टीरॉयड, एम्फेटामाइंस, स्टेनिडियोन। ठीक है। खिलाड़ी एर्गोजेनिक एड्स के प्रति आकर्षित होता है रेडियो द्वारा, टेलीविज़न द्वारा और विज्ञापनों द्वारा। खिलाड़ी को शारीरिक व्यायामों के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? थायमिन की, नियासिन की और राइबोफ्लेविन की और पेंटोथोनिक की। प्रतिबंधित ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं अफीम, मार्फिन, हेरोइन, कोकीन,
एसटी। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के स्थान है खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम। खिलाड़ी के घायल व चोटग्रस्त होने के कारण है मैदानों का घटिया रखरखाव, मौसम की विपरीत स्थितियां, प्रशिक्षण का अभाव। खिलाड़ी को खेल कूद के समय लगने वाली चोट है सामान्य चोट, गंभीर चोट। सामान्य चोट में रगड़न हुआ, छिलना हुआ, गुम चोट, त्वचा का फटना। गंभीर प्रकार की चोट कौन से? लिगामेंट का फटना, मांसपेशी का फटना, अस्थि भंग होना। खिलाड़ियों को किस प्रकार के खेलों में जोखिम उठाना पड़ता है? घुड़दौड़ में, कार व मोटरसाइकिलिंग दौड़ में, द्वंद्वात्मक प्रतिरोध प्रक्रिया में। कौन सी गंभीर चोट है? अस्थि भंग, स्थान भंग और अंग भंग। खिलाड़ियों को खेलते समय अस्थि टूटने को कहा जाता है अस्थि भंग कहा। खिलाड़ी को खेलते समय अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहा जाता है? स्थान भ्रंश कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है उन्हें क्या होता है? संक्रमण रोग कहा जाता है। संक्रमण रोग HIV, हेपेटाइटिस व हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मलेरिया। असंक्रामक रोग है मधुमेह, हृदय को उच्च रक्तचाप। भयानक रोग कौन से होते हैं? तपेदिक होगा, फिलपाम होगा, प्लेग हुआ, HIV होगा, यौन संक्रमण रोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खेलों में चोट लगने का मुख्य कारण है खिलाड़ियों की कमजोरी, शारीरिक स्थिति, खेलों में भाग लेने से पूर्व अपर्याप्त गरमाना, खिलाड़ियों की मानसिक रूप से कमजोर स्थिति। अस्थि भंग के लक्षण है असहनीय पीड़ा, सूजन तथा विकृतता। प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। पुनर्वास का अर्थ होता है खिलाड़ियों को खेल मैदान पर वापसी अतः पुनः क्षमताओं के लिए उन क्षमताओं के साथ वापसी। पुनर्वास का क्षेत्र है मेडिकल पुनर्वास, ओवोकेशन पुनर्वास तथा मोम सिकाई। चोट लगने के बाद पुनर्वास का साधन है मालिश, ठंडा व गर्म सेक तथा मोम सिकाई। खेलों में लगी चोट में सूजन कम करने के लिए उपचार किया जाता है पैराफिन बाथ का, कॉन्ट्रास्ट बाथ का और व्हर्लपूल बाथ का। खिलाड़ियों का कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खिलाड़ी से संबंधित है? जूडो से। अत्यधिक रक्त बहने की स्थिति की रोकथाम की जाती है टार्निकवेट द्वारा की जाती है। मधुमेह होने का कारण शरीर में इंसुलिन का न बनना। खेल संबंधित चोटों का पुनर्वास किया जाता है करेक्टिव व्यायाम द्वारा। जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। खेलों में लगने वाले चोटें उनका उपचार तथा संस्थापन का अध्ययन किया जाता है खेल चिकित्सा द्वारा। शरीर में मोटापे का मापन किया जाता है स्क्रीन फोल्ड मीटर द्वारा। चोटों के तुरंत उपचार वाले 4 कदम वाली प्रक्रिया को कहा राइज कहा जाता है। खेल संबंधित चोटों का किसके द्वारा दर्द को कम किया जा सकता है? मसाज द्वारा। किन खेलों में खिलाड़ी को गुम चोट लगने का असंदेह रहता है? मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी। लिगामेंट चोट है, मोच है। खिलाड़ी के गंभीर चोट लगने के उपरांत खेल मैदान पर पुनः क्षमताओं के साथ वापसी को कहा जाता है पुनर्वास कहा जाता है। क्या? पुनर्वास कहा जाता है। साधारणतः खिलाड़ी को मोच कहाँ आती है? घुटने पर और टखने पर आती है। खिलाड़ी की एक से अधिक स्थान पर हड्डी टूटने को कहा जाता है मल्टीपल्स फ्रैक्चर कहा जाता है। खिलाड़ी को गुम चोट लगने पर किस प्रकार का उपचार करना चाहिए? बर्फ में ठंडे पानी की सिकाई करना चाहिए। खिलाड़ी की गंभीर चोट लगने की स्थिति में
पुनर्वास हेतु आवश्यक है कायिक चिकित्सा। कौन सी? कायिक चिकित्सा। उपचारकीय रूपांतरण खिलाड़ी के लिए एक सहायक है। चोटिल अंगों की कार्य क्षमता को पुनः सक्षम करने में, चोटिल अंगों की पीड़ा कम करने में, व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक सुरक्षा का कार्य करता है। विटामिन सी का, किसका? विटामिन सी का कार्य करता। आगे देखते हैं। खिलाड़ी को खेलते समय लगने वाली त्वचा की चोट, रगड़ और छिलना होते हैं। डोपिंग परीक्षण किया जाता है मूत्र में। खिलाड़ी किन कारणों से असक्षम हो सकता है? बीमारी तथा अपंगता से। उपचारकीय रूपांतरात्मक विधि है विकीर्ण चिकित्सा और मालिश के द्वारा। एक पूर्ण मांसपेशियों के लिए पोटेशियम की आवश्यकता बताई गई है 100 ग्राम। चोट लगने की अत्यधिक संभावना वाले खेल हैं मोटरसाइकिलिंग दौड़, तलवारबाजी तथा बॉक्सिंग। विश्व के खेल चिकित्सा संगठन को जाना जाता है फिम्स, FIM फिम्स के नाम। खिलाड़ी के नाक से रक्त बहने की अवस्था में क्या करना चाहिए? लेटाना चाहिए। गंभीर चोट लगने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव होता है? इच्छा शक्ति में कमी और आत्मविश्वास में कमी। खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है? फुटबॉल में। मानसिक दबाव की दशा खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाता है खेल के मैदान पर, जिम्नेजियम हॉल में, औद्योगिक संस्थाओं में। फर्स्ट एंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? इंग्लैंड ने किया था। फर्स्ट एंड शब्द का प्रयोग किस सन में किया था? 1882 में। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं जीवन बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता और हालात बिगड़ने से बचाव। एड्स किसको इंगित करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। खिलाड़ियों की मांसपेशियों के दुखने अथवा फूलने के कारण तंतुओं को टूटना, मांसपेशियों को लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना तथा मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी होना। चोट पुनर्वास के लक्षण हैं। चोटग्रस्त भाग पर पूर्ण रूप से उपचार चोटग्रस्त खिलाड़ी की पुनर्क्षमताओं के साथ वापसी। चोट के कारण मांसपेशियों में आई कमजोरी को पुनः ताकत व शक्तिशाली बनाना। चोट का अर्थ है किसी अंग का कट जाना, किसी अंग का छिलना, किसी अंग का फट जाना। मोच आने का सामान्य लक्षण है प्रभावित अंग में सूजन आना, प्रभावित अंग में असहनीय पीड़ा होना। चोट से बचने के उपाय: अच्छे खेल उपकरणों का प्रयोग, खेल के पहले वार्म अप, शारीरिक दक्षता का होना। स्ट्रेन का अर्थ है खिंचाव, स्ट्रेन का अर्थ खिंचाव। कॉन्ट्यूजन का अर्थ है भीतरी चोट, भीतरी घाव और नीला पड़ना। खेल क्षमता को विकसित करने हेतु ड्रग सेवन का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन व स्थान में पाया जाता है? 1960 के रोम में। 4 कदम वाले राइस नामक उपचार का प्रयोग किस प्रकार की चोटों में किया जाता है? स्प्रेन, स्ट्रेन और कॉन्ट्यूजन में किया जाता है। आगे चलते हैं। ये आएगा फिजियोथेरेपिस्ट आएगा। ये 1 पेज रहा, 2 पेज रहा, 3 पेज रहा। इसको 20 मिनट में कर लेंगे बाद में, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। अगला पार्ट और करते हैं। 3 पार्ट हो चुके, 4था पार्ट और करते हैं।